नमस्कार, फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिक्र बहुत बड़ी है क्योंकि इजराइल के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, खासकर गाजा के। और हमास है कि मानता नहीं है। हमास अभी भी बमबारी कर रहा है। एश्कलोन में थोड़ी देर पहले धमाके हुए, वहां पर रॉकेट गिरा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इजिप्ट के रास्ते को खोलने की जो अनुमति दी गई थी उस पर भी इजराइल ने एड आने से मना कर दिया है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस बीच एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के विदेश मंत्री बैठकों का दौर कर रहे हैं और सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका अरब देशों के गुस्से को रोक पाएगा। शुरुआत पहली ब्रेकिंग न्यूज से। इजरायली पीएम नेतन्याहू की ईरान को सीधी धमकी। नेतन्याहू ने कहा, हमें आजमाने की कोशिश ना करें, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। यह बहुत बड़ी खबर है। इजराइल हवाई हमले बंद करे, हमास बंधकों को छोड़ देगा, ईरानी विदेश मंत्री ने कहा। हमास ने इजरायली जेलों में बंद लोगों को छोड़ने की मांग की है। 200 बंधकों के बदले हजारों लोगों को रिहा करे इजराइल, हमास ने कहा है। यह बड़ी खबर है, यानी 2011 वाली स्थिति। 17 और 18 अक्टूबर को चीन का दौरा करेंगे पुतिन। बीजिंग में पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात होगी। क्रेमलिन ने पुतिन के चीन दौरे की आधिकारिक घोषणा कर दी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, युद्ध में इजरायली नागरिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। हमास के हमलों में अब तक 1885 इजरायली मारे गए हैं। घायल इजरायली नागरिकों की तादाद 3800 के पार। और अमेरिका के बाद गाजा पर ब्रिटेन का बड़ा बयान, इजरायली हमले में नागरिकों को खतरा ना हो, ऋषि सुनक ने कहा है। बाइडेन के बाद ऋषि सुनक ने बड़ी चिंता जताई है। और इस सब के बीच में भारत की खबरों की बात करें, तेलंगाना के दौरे पर राजनाथ सिंह का बीआरएस पर हमला। राजनाथ सिंह बोले, जनता ने आपको सीएम बनाया है, परिवार को नहीं। तेलंगाना में एक पूरा परिवार सरकार चला रहा, राजनाथ सिंह ने यह कहा। एक और बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा सचिवालय ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर, निशिकांत दुबे ने शिकायत का पत्र सचिवालय को भेजा था। निशिकांत दुबे ने महुआ पर रिश्वत लेकर सवाल पूछने के आरोप लगाए हैं। तेजस्वी को सरकारी दौरे पर विदेश यात्रा की इजाजत मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने विदेश यात्रा पर जाने की इजाजत दी है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोपी है तेजस्वी यादव। और कल बड़ा दिन होगा क्योंकि समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। 5 जजों की संविधान पीठ सुनाएगी फैसला। 11 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। लेकिन इन सभी खबरों के बीच में अब यह जानना जरूरी है कि हमारे कर्टन रेजर में कौन कौन सी खबरें हैं। पहली खबर, क्या आपने इजराइल को कब्रिस्तान बनाने का ईरान का ऐलान सुना है? क्या यह मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का ऐलान है? दूसरी खबर, क्या अरब देशों के कड़े तेवर से बाइडेन बैकफुट पर है? इजराइल को बाइडेन की नई नसीहत हम आपको दिखाएंगे। तीसरी खबर, हमास हिजबुल्लाह तेहरान की तिकड़ी इजराइल के लिए सिरदर्द क्यों है? यह 3 तरफा वॉर प्लान किसने बनाया? ध्यान से देखिएगा। चौथी खबर, इजराइल हमास की जंग में महाअस्त्र की एंट्री हो चुकी है। यह विनाशक हथियार हमास के होश फाख्ता कर सकता है। और पांचवी खबर, 190 सेकंड की बर्बरता में हमास की सन कर देने वाली क्रूरता दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान की धमकी क्या दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर ले आई है? क्या अरब देशों के फिलिस्तीन के समर्थन में आने से बैकफुट पर आ गया है? क्या इजराइल को युद्ध में फंसाकर अमेरिका पीछे हट रहा है? फिक्र आपकी में ये दोनों खबरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले 2 मिनट में आज इस वक्त की 10 दिन बाद की क्या है वॉर रिपोर्ट। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल की स्ट्राइक जारी। कमांड सेंटर और मोर्टार शेल पोस्ट को आईडीएफ ने तबाह किया। हमास से जंग में इजरायली एयरफोर्स का एक्शन। F-16I फाइटर ने गाजा में किया हमला। इजराइल का मल्टी रोल फाइटर जेट है F-16I। गाजा में इजराइल का बड़ा हमला। हवाई हमले में कई इमारतों को नुकसान। इजरायली एयरपोर्ट पर हमले का दिया जवाब। इजराइल के हमलों के बीच गाजा का एरियल फुटेज सामने आया। वीडियो में तबाही से पहले और बाद का मंजर दिखा। इजराइल के स्टेरोट में हमास का मिसाइल अटैक। एमपी डैनी डेरन के लाइव इंटरव्यू के दौरान हुआ धमाका। 7 अक्टूबर को हमास लड़ाकों की बर्बरता का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो में ओफा के इलाके में अंधाधुंध फायरिंग करते दिखे लड़ाके।
كلهم متخبين في الضوء الحشو. गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली सैनिकों की रेड। हमास के ठिकानों से आईडीएफ ने हथियार बरामद किए। टीवी 9 के कैमरे में दिखे हमास के हथियार। हमास के खिलाफ युद्ध के बीच सूत्रों के मुताबिक बुधवार को इजरायल जाएंगे बाइडेन। इजरायली डिफेंस फोर्स के अधिकारी ने दौरे की जानकारी दी। तुर्की और ईरान के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों ने गाजा पर हमले, फिलिस्तीनी संकट और इलाके में बढ़ते तनाव पर चर्चा की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर सकते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार बातचीत होगी। करीब 253 अमेरिकन है जो कि छोड़ के निकलना चाहते हैं, ये जानकारी आ रही है। इजिप्ट के रास्ते से जो एड आनी है, इजिप्ट के रास्ते से जो द्वार खुलता है गाजा के बाहर निकलने का, वो अभी भी बंद है। इजराइल ने उसके ऊपर अंकुश लगा रखा। इजराइल ने कहा हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। कई अमेरिकन जो हैं इस वक्त हाइफा जो एकदम नॉर्थ में है, वहां से उन्होंने क्रूज लिया और वहां से जाएंगे साइप्रस और उनको अपना इंतजाम खुद करना है। वो शिप रवाना हो चुका है। कई अमेरिकन इजराइल से पहुंचे हैं हाइफा से साइप्रस और साइप्रस से जाएंगे। इस बीच बड़ी खबर यह है नेतन्याहू ने यूएई के प्रेसिडेंट से बात की है। इस जंग के अंदर यह बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है। दोनों ने यह एग्रीमेंट किया है कि वो बातचीत करते रहेंगे। इजराइल हमास जंग यानी गाजा युद्ध को आज 10वां दिन है। बीते 10 दिन में पश्चिमी एशिया के इस हिस्से में बेहिसाब तबाही है। तस्वीरें देखें अब आप। शुरुआत में ही विनाश इतना हो चुका है कि दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआती 10 दिनों के नुकसान को भी इससे कम मान रही है। लेकिन यहां सवाल कुछ और है। सवाल है कि क्या गाजा युद्ध ने दुनिया में महायुद्ध की शुरुआत कर दी है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान ने इजराइल को कब्रिस्तान बनाने की धमकी दी। फ्रांस ने ईरान को तनाव न बढ़ाने की चेतावनी दी। अमेरिका भूमध्य सागर में ईरानी धमकी के बाद और ज्यादा अलर्ट है। उसके वॉरशिप आ रहे हैं और उसके वॉरशिप को खतरा है हिजबुल्लाह से, तो वो कवर भी ले रहे हैं। इजराइल ने लेबनान फ्रंट खोलने के लिए हिजबुल्लाह को ईरानी मदद मिलने का गंभीर आरोप लगाया। ऐसे में सवाल अहम है, क्या गाजा युद्ध में इजराइल के खिलाफ ईरान भी उतरेगा? क्या ईरान ने इजराइल पर अटैक की तैयारी कर ली है? क्या गाजा युद्ध में ईरान के ऐलान के बाद दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है? क्या मौजूदा युद्ध में इस तरह के हालात के मद्देनजर अमेरिका अब सक्रिय हो गया है? एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से आज पहुंचे हैं इजराइल के अंदर। इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखना जरूरी है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने ऐलान किया कि दक्षिणी गाजा में कोई सीज फायर नहीं होगा। इसका असर ये था कि इजरायल डिफेंस फोर्स ने आसमान से वहां बारूदी कहर बरपा दिया। धमाके की गूंज के बीच यहां विनाश एक बार फिर से बेहिसाब हुआ। गाजा में 8 अक्टूबर से इजरायल का इसी तरह का पलटवार हर दिन नई तबाही लिख रहा है और वहां हो रही ऐसी बर्बादी पर तेल अवीव से 2300 किलोमीटर दूर बैठा ईरान आग बबूला है। ये है ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन। इजरायली हमलों के बीच वो लगातार मिडिल ईस्ट के नेताओं से मिल रही हैं। इराक सीरिया के बाद वो लेबनान और कतर पहुंचे थे। कतर के अमीर से मुलाकात के बाद बैरूत में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इजरायल और अमेरिका को बैक टू बैक 5 बड़ी धमकी दी। पहली धमकी, इजरायल ने गाजा में हमले नहीं रोके तो अंजाम भयानक होगा। दूसरी धमकी, हम इजरायल में भयंकर भूकंप लाने की ताकत रखते हैं। तीसरी धमकी, गाजा में घुसपैठ हुई तो इजरायल उसके ही सैनिकों का कब्रिस्तान बन जाएगा। चौथी धमकी, इजरायल ने हमले नहीं रोके तो इलाके के सभी पक्षों का हाथ ट्रिगर पर होगा। और पांचवी धमकी, युद्ध का दायरा बढ़ा तो अमेरिका को भी भारी नुकसान होगा। طبعا امنیت لبنان برای همه و برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم هست. در خصوص گشوده شدن جبهه‌های جدید هر احتمالی متناسب با وضعیت میدان متصور است. ईरान गाजा में हो रही मौतों के लिए जितना इजरायल को जिम्मेदार मानता है उतना ही अमेरिका को भी मानता है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायल को अमेरिका की कठपुतली कहा और इजरायल के साथ खड़े पश्चिमी देशों को नया फ्रंट खोलने की चुनौती भी खुलेआम दी। इस पर फ्रांस की तरफ से जवाब फौरन आया।
राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चेतावनी देते हुए ईरान को तनाव न बढ़ाने की नसीहत दी, तो इजरायल के समर्थन में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन दूसरी बार तेल अवीव पहुंच गए और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज कल इजरायल पहुंचने वाले हैं। समझना मुश्किल नहीं कि ईरान अब खुले तौर पर पश्चिम के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है और इजरायल ने गाजा पर जल्द हमले नहीं रोके तो वो मिडिल ईस्ट से महायुद्ध की नई शुरुआत कर सकता है। नेतन्याहू ने ही ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमें आजमाने की कोशिश ना करें, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ईरान किस तरह से मिडिल ईस्ट में युद्ध का माहौल बना रहा है, इस हाल के अब बड़े डेवलपमेंट से समझ सकते हैं। चीन और ईरान के विदेश मंत्रियों ने आपस में बातचीत की है। यह बड़ी खबर हमारे सामने दिखाइए जरा, महायुद्ध के लिए ईरान की गोलबंदी। नेक्स्ट दिखाइए जो पॉइंटर है हमारे सामने। इसके बाद फिलिस्तीन की राष्ट्रीयता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। फिर देखिए चीन के विदेश मंत्री की तुर्की के विदेश मंत्री से बातचीत हुई है। फिर देखिए चीन ने इजरायल के बिना नाम लिए बोला हमला। यह बड़ी खबर आ रही है। आत्मरक्षा के नाम पर गाजा में हद पार ना हो, चीन ने यह कहा है। ईरानी राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट पुतिन से फोन पर बातचीत की है। गाजा में युद्ध पर पुतिन और ईरान में लंबी बातचीत हुई है, यह जानकारी आ रही है। क्रेमलिन ने तुरंत सीज फायर करने की अपील की है। ये सारे इंडिकेशंस क्या बता रहे हैं? ये सारे इंडिकेशंस बता रहे हैं कि जो चीज इजरायल में हो रही है उसमें ईरान इन्वॉल्व है, उसमें चाइना इन्वॉल्व है, उसमें क्रेमलिन भी इन्वॉल्व है। अब क्या करेंगे बाइडेन? जॉर्ज बुश जूनियर ने जो सबसे बड़ी गलती की थी अपने कार्यकाल में, बाइडेन ने वो दोनों गलती कर दी है। पहली दो फ्रंट को एक साथ खोलना। जॉर्ज बुश ने इराक और अफगानिस्तान खोला था, बाइडेन ने यूक्रेन और अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी मिडिल ईस्ट का पूरा फ्रंट खोल दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती वो है इकोनॉमिक क्राइसिस। ना जॉर्ज बुश जूनियर संभाल पाए थे, ना ये संभाल पा रहे हैं। ईरान साफ तौर पर इजरायल हमास युद्ध के बहाने मिडिल ईस्ट में ताकतवर अलायंस बनाने में जुटा हुआ है। वहीं अमेरिका ऐसे में क्या कर रहा है, यह खबर बिल्कुल नहीं है। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन बुधवार को इजरायल का दौरा कर सकते हैं। खुद नेतन्याहू ने उनको फोन करके कहा है कि आप आइए। इत्तेफाक देखिए कि कल ही पुतिन चीन पहुंच रहे हैं और चीन और रूस दोनों अमेरिका के विरोधी हैं और इजरायल को गाजा में सैन्य ऑपरेशन न करने की हिदायत दे रहे हैं। फिर ईरान भी रूस और चीन के साथ है जो इजरायल पर अटैक का ऐलान कर चुका है। सवाल है, गाजा युद्ध से दो खेमों में बड़ी दुनिया क्या महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? इस युद्ध को रूस यूक्रेन युद्ध से तुलना करके क्या देखना चाहिए? इजरायल और गाजा दोनों को मिलाकर युद्ध के शुरुआती 10 दिनों में 4100 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जबकि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध में शुरुआती 10 दिनों में 800 से कुछ अधिक सैनिकों की मौत हुई थी। यानी वो आंकड़ा इजरायल हमास जंग से बहुत कम है। यहां ये भी गौर करना चाहिए कि रूस यूक्रेन में तब नागरिकों की मौत की खबरें ज्यादा नहीं थी, क्योंकि पुतिन ने कोशिश की कि यूक्रेन में सिविलियन इलाकों को टारगेट ना करें, और यहां नागरिक ही ज्यादा मारे जा रहे हैं। इजरायल हमास जंग में हो रहे बड़े पैमाने पर नुकसान के कारण ही तीसरे विश्व युद्ध का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। यह बात अब अंतर्राष्ट्रीय निवेश गुरु रे डेलियो भी जानते हैं। उन्होंने अपनी जानकारी के हिसाब से आशंका जताई है दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका 50% तक पहुंच चुकी है। यह खतरा 2 साल में 15% तक बढ़ चुका है। 2 साल पहले विश्व युद्ध का खतरा 35% तक था। इसके लिए इन्होंने वर्तमान के 3 युद्ध के आंकड़े जुटाए हैं। इसमें रूस यूक्रेन, इजरायल हमास, सूडान में जारी संघर्ष शामिल है, जिसमें 9000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। वैसे इजरायल की तरह अमेरिका भी मानता है कि ईरान बहुत खतरनाक हो चुका है। इस जंग में उसकी एंट्री हो सकती है और उसके कारण ही यह वॉर मिडिल ईस्ट से आगे जा सकता है। यह आशंका अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने जताई है। और जब अमेरिका को ऐसी आशंका है, तब वो ईरान को लेकर किस तरह सतर्क है, ये खबर भी बड़ी है। ईरान के विदेश मंत्री की धमकी के बाद अमेरिका ने पूरे मध्य पूर्व में अपने बेस पर सतर्कता बढ़ा दी है और अमेरिका के सुरक्षा अधिकारी किसी भी संकेत या चेतावनी के लिए पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा डर हिजबुल्लाह के हमलों का सता रहा है। उस हिजबुल्लाह को लेकर यह डर है जिसे इजरायल ने आज ही
ईरान का मोहरा बताया। यह रिपोर्ट देखें। ये अमेरिका का यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर पहली बार हमला किया, अमेरिका ने उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि इजराइल की सुरक्षा के लिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में भेजा जाएगा। लेकिन अब अमेरिका को अपने इसी एयरक्राफ्ट कैरियर की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है, और वो भी जानते हैं किससे? हिजबुल्लाह से। ये मैप देखिए, ये है भूमध्य सागर, ये है इजराइल और ये है लेबनान का इलाका। अमेरिका को लगता है कि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह वहां से इस कैरियर को निशाना बना सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ईरानी नूर मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर है, और हिजबुल्लाह के पास रशियन याखोंट मिसाइल भी है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। यह एंटी शिप मिसाइल है और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड हिजबुल्लाह की अटैक की जद में आ सकता है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड इस वक्त साइप्रस के पास भूमध्य सागर में है, और हिजबुल्लाह के डर से ही अमेरिकी नेवी ने कवर ले लिया है। महायुद्ध के खतरे के बाद अब उस महाशक्ति की बात करते हैं जिसने इजरायली पीएम नेतन्याहू को मुश्किल में डाल दिया है। इजरायली सेना गाजा पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। इजरायली सैनिक हमास के खिलाफ आर पार के इरादे से गाजा के अंदर तक घुसकर ऑपरेशन कर रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने रविवार को जारी बयान में कहा था कि थल, वायु और नौसेना ने गाजा को तीनों छोर से घेर रखा है। यानी इंतजार पीएम नेतन्याहू से सिग्नल मिलने का है। सिग्नल मिलते ही इजरायली आर्मी गाजा को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लेगी। इजरायल का इरादा हमास का खात्मा और गाजा पर पूरी तरह कब्जा करना है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल अवीव को झटका दे दिया। कैसे? ये खबर दिखाने से पहले आपको बता दें कि बाइडेन बुधवार को इजरायल का दौरा करने वाले, जो अभी आपको बताया। सूत्रों से खबर मिली है कि इजरायल सरकार ने बाइडेन के दौरे की तैयारी शुरू कर दी है, और दौरे से पहले बाइडेन ने रविवार को अमेरिकी चैनल सीबीएस को दिए इंटरव्यू में कहा कि गाजा पर कब्जा एक बड़ी गलती होगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या 10 दिनों के भीतर ही अमेरिका इजरायल युद्ध से पीछे हट रहा है? क्या इजरायल की मदद कर रहा अमेरिका अरब देशों से डर गया है? क्या मिडल ईस्ट में रूस ईरान गठबंधन से अमेरिका बैकफुट पर आ गया है? क्या इजरायल यूक्रेन 2 फ्रंट संभालना अमेरिका के लिए मुश्किल हो गया है? और एक और बहुत बड़ा सवाल, क्या अमेरिका सिर्फ कहने के लिए कह रहा है बल्कि पीछे से इजरायल की पूरी मदद कर रहा है? यह रिपोर्ट देखिए। Big mistake. यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये बात एक इंटरव्यू में तब कही जब इजरायली डिफेंस फोर्स के टैंक, तोप, बख्तरबंद वाहन गाजा को घेर कर खड़े हैं। इजरायली सैनिक सीमा के अंदर जाकर मोर्चा संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायल के खिलाफ लेबनान फ्रंट से भी लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान अपनी सेना को सीरिया की तरफ मूव कर रहा है। मिस्र भी अमेरिकी नागरिकों को गाजा पट्टी से निकलने के लिए राफा क्रॉसिंग खोलने में आनाकानी कर रहा है। ऐसे में शायद अमेरिका को लगने लगा है कि मिडिल ईस्ट में अरब देशों के विरोध के बीच गाजा पर कब्जा करना इजरायल के लिए इतना आसान नहीं होगा। इसका अंजाम सिर्फ इजरायल नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। लिहाजा जब इंटरव्यू में बाइडेन से गाजा पर इजरायल के कब्जे का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोबारा कब्जा करना बड़ी गलती होगी। What happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. And I think that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. डिफेंस एक्सपर्ट अंदाजा लगा रहे हैं कि ईरान, रूस और चीन के गठबंधन ने बाइडेन को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर किया है। ईरान, चीन, रूस लगातार युद्ध पर अपनी रणनीति बना रहे हैं। इजरायल हमास जंग के बीच रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव चीन के दौरे पर हैं। लावरोव और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच इजरायल युद्ध के मसले पर चर्चा हुई है। क्या अमेरिका को मिडिल ईस्ट में ईरान, रूस के साथ टक्कर का डर है? यही वजह है कि उसके तेवर नरम पड़े हैं। अमेरिका को किस बात का सबसे डर है? सोचिए जरा। अमेरिका को इस बात का डर है कि वो
चुनाव आने से पहले, 2024 के चुनाव शुरू होने से पहले, उसकी तैयारी शुरू होने से पहले अपने डिफेंस को पूरी तरीके से मिड ईस्ट की तरफ नहीं डाइवर्ट कर सकता, अपने डिफेंस फोर्सेस को या अपने डिफेंस बजट को, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है और पूरी दुनिया अब मिड ईस्ट की ओर नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि पूरी दुनिया का मिड ईस्ट से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है, सिर्फ तेल को छोड़कर। और वो अगर ईरान से किसी ने कोई भी तरीके के पंगा लिया तो वो मामला खराब होना ही होना है। और अभी की इकोनॉमिक क्राइसिस में तेल को लेकर दुनिया में कोई भी परेशानी नहीं चाहता है। अमेरिका मॉरल, मॉनेटरली और हर तरीके के प्रेशर में बाइडेन के रविवार को इंटरव्यू में दिए इस बयान को शनिवार की एक घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। यह घटना सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई। इस घटना के केंद्र में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन है। एंटनी ब्लिंकन 4 दिन की में दूसरी बार आज एक बार फिर इजराइल पहुंचे हैं सुबह। इससे 2 दिन पहले वो सऊदी अरब के दौरे पर थे, रियाद पहुंचे थे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी प्रिंस और एंटनी ब्लिंकन के बीच शाम को मुलाकात होनी थी, लेकिन यह अगले दिन सुबह जाकर हुई। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका का दोस्त सऊदी भी गाजा में इजराइल के रवैये से नाराज है और इस कारण प्रिंस ने ब्लिंकन को इंतजार करवाया। मुलाकात के दौरान भी सऊदी प्रिंस ने साफ तौर पर ब्लिंकन से कहा कि इजराइल को अपना सैन्य अभियान रोकना होगा जिसमें आम नागरिक मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाजा में कई शेख भी हैं, उनके ऊपर कई अरब भी, उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि ये सऊदी अरब की इस तल्खी के पीछे भी ईरान का हाथ है। यह आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर ब्लिंकन के अरब देशों के दौरे पर डालना जरूरी है, क्योंकि ब्लिंकन ही वो शख्स हैं जिन्होंने पिछले 4 दिन में 6000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की, मिडल ईस्ट के 7 देशों का दौरा किया। 7 अक्टूबर को हमास इजराइल युद्ध के बीच में, हमास इजराइल के बीच में युद्ध की जो शुरुआत हुई, अब आप देखिए जरा फैक्ट्स। 12 अक्टूबर को ये देखिए, 4 दिन में 7 देशों के दौरे। 12 अक्टूबर को इजराइल पहुंचे। इजराइल के बाद 13 अक्टूबर को उन्होंने फिलिस्तीन, फिर उसके बाद कतर, जॉर्डन, बहरीन का दौरा किया। 14 अक्टूबर को यूएई के राष्ट्रपति से मिले। 15 अक्टूबर को सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस से मिले और उसी दिन मिस्र पहुंचकर राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ मीटिंग की। एंटनी ब्लिंकन ने बाइडेन के दूत के तौर पर इजराइल युद्ध में अरब देशों से समर्थन मांगा है। फिलिस्तीन में फंसे नागरिकों को छुड़ाने के प्रयासों पर चर्चा की। तो क्या अमेरिका को अरब देशों से जिस समर्थन की उम्मीद थी वो हासिल नहीं हो सका? क्या ईरान ने पहले ही अरब देशों को अमेरिका के खिलाफ अपने पाले में कर लिया? ये रिपोर्ट देखें। 7 अक्टूबर को इजराइल हमास युद्ध से पहले अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल के बीच बातचीत की मध्यस्थता कर रहा था। दावा किया जा रहा था कि बातचीत से मिडिल ईस्ट की राजनीति में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बातचीत के बदले में सऊदी अरब का अमेरिका के साथ अहम रक्षा समझौता भी होता। समझौते के मुकाम तक पहुंचने से पहले ही इजराइल हमास के बीच जंग छिड़ गई। फिलिस्तीन में गाजा पट्टी पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। हजारों फिलिस्तीनियों की मौत होने लगी। सऊदी अरब ने इजराइल के साथ डील ठंडे बस्ते में डाल दी। सऊदी अरब ने मौके की नजाकत को भांपते हुए पाला बदला। युद्ध के 4 दिन बाद 11 अक्टूबर को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच फोन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान इजराइल फिलिस्तीन विवाद को फिलिस्तीनियों के अधिकारों की गारंटी के साथ सुलझाने पर जोर दिया गया। रईसी ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बताया कि ऐसी कोई भी पहल जिसमें फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों की गारंटी ना हो, वो समस्या का समाधान करने में विफल रहेगी। इस बीच इजराइल ने गाजा पर पूरी तरह कब्जा करने की बात कही। माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर को ब्लिंकन को मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करा सऊदी प्रिंस ने कड़े रुख का संदेश दिया। शायद अब बाइडेन ने भी हालात को समझते हुए अपना स्टैंड बदल दिया है।
बात सिर्फ अमेरिका के डर की नहीं है, बल्कि इजराइल खुद एक और मोर्चे पर बुरी तरह घिर चुका है। गाजा पट्टी पर हमास के बाद लेबनान फ्रंट पर हिजबुल्लाह का एक्शन शुरू हो गया है। आपको 70 सेकंड का एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं जो हिजबुल्लाह ने जारी किया है। इस वीडियो में जो आप कम्युनिकेशन टावर देख रहे हैं वो इजराइल का है, जिसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दे रहे हैं। आप किस तरीके से टावर पर वो फायरिंग कर रहे हैं ये देखिए। बाकायदा इसका वीडियो भी शूट किया गया है, सीसीटीवी भी उड़ा दिया। इजराइल भी पलटवार कर रहा है, लेकिन इस बॉर्डर पर बड़े हमले का डर है। ये इजराइल को भी पता है कि हमास से ज्यादा ताकतवर हिजबुल्लाह है, इसीलिए उसने भी अपनी तरफ सेना और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी। लेबनान बॉर्डर पर जारी जंग में इजरायली सेना के अफसर की मौत हो चुकी है। खतरे का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि अब तक इजराइल के अल्टीमेटम पर गाजा में लोगों को पलायन हो रहा था, लेकिन लेबनान बॉर्डर पर अब उसे अपने नागरिकों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहना पड़ा है। सीमा से 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 28 कस्बे खाली होंगे। इन लोगों को सरकारी खर्चे पर गेस्ट हाउस में रखा जाएगा। इजरायली सेना ने साफ कहा है कि ईरान के आदेश पर ही हिजबुल्लाह ने रविवार को हमला किया है। इसका मतलब समझिए, हमास के साथ ईरान है या नहीं, इसे लेकर इजराइल या अमेरिका अब तक कोई ठोस तरीके से कुछ नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के मामले में उसने ताल ठोक कर यह दावा किया। गुरुवार देर शाम बेरूत में ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे, जहां हिजबुल्लाह और हमास के नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस सब के बीच में बड़ी खबर यह आ रही है, उनके इसी दौरे के बाद से लेबनान बॉर्डर पर भीषण हमला हुआ है और यही बात इजराइल भी उठा रहा है। फिक्र आपकी में हम इजराइल लेबनान जंग की खबर भी अगली रिपोर्ट में बताएंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या लेबनान से हमला कर इजराइल को 2 मोर्चों पर घेरने की साजिश हो रही है? क्या लेबनान फ्रंट पर इजराइल को ईरान ने फंसा दिया है? हमास के मुकाबले हिजबुल्लाह ज्यादा ताकतवर है, तो अब आगे इजराइल की रणनीति क्या होगी? इन सब सवालों के जवाब आप इस रिपोर्ट में देखिए। लेबनान सीमा पर टारगेट पर इजराइल के कम्युनिकेशन टावर, बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी पर निशाना, सर्वेलांस उपकरणों पर गोलियों की बौछार, कम्युनिकेशन टावर की एक एक चीज पर निशाना लगाकर कारतूस दागे गए। लेबनान बॉर्डर से आई ये विध्वंसक तस्वीर बता रही है कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह कितना आक्रामक हो चुका है। लड़ाके पत्थरों और पहाड़ी के पीछे से इस टावर पर तब तक फायरिंग करते रहे जब तक कि उन्होंने इसको ध्वस्त नहीं कर दिया, या यूं कहे कि इतनी गोलियां बरसाई जिससे ये इजराइल के लिए किसी काम का ना रह जाए। हिजबुल्लाह सिर्फ फायरिंग ही नहीं कर रहा, बल्कि वो रॉकेट भी दाग रहा है, एंटी टैंक हथियारों से अटैक कर रहा है, जिससे लेबनान इजराइल सीमा पर तनाव बहुत ज्यादा है। लेकिन इजराइल भी सबक सिखाने के लिए कमर कस चुका है। आईडीएफ के मिसाइल हमले में उसके कई लड़ाके मारे गए, कई घर भी जमींदोज हो गए और उसके ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। इस बीच लेबनान में यूएन शांति सेना के हेडक्वार्टर पर रॉकेट हमला हुआ। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त दफ्तर खाली था। अब देखिए, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूं, ये फैक्ट्स आप समझ लीजिए। हिजबुल्लाह के पास हथियार सीरिया के लैंड ब्रिज के थ्रू आते हैं ईरान से, यह सबको पता है, हर कोई यह बात जानता है। ईरान हिजबुल्लाह को सीरिया के लैंड ब्रिज से हथियार पहुंचाता है, उसने सीरिया को लैंड ब्रिज बना रखा है। दूसरी बात, हिजबुल्लाह के पास जो भी लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं उसके पीछे या तो ईरान है या रशिया है, और रशिया भी ईरान के ही पीछे है। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, आईडीएफ कितनी भी तैयारी कर ले, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, हिजबुल्लाह एक कन्वेंशनल आर्मी और एक टेररिस्ट ग्रुप, दोनों का कॉम्बो है, यह बहुत बड़ी चुनौती देगा।
वैसे यह तय माना जा रहा है कि इजराइल जिस तरह से लेबनान बॉर्डर से अपने नागरिकों को हटा रहा है, उससे साफ है कि वह हिजबुल्लाह को सबक सिखाने वाला है। यानी आने वाले दिनों में इस बॉर्डर पर भीषण युद्ध होने की संभावना है। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आप पहले हिजबुल्लाह की ताकत को समझ लीजिए। उसके गोदाम में 1.5 लाख रॉकेट रखे हैं। सिर्फ रॉकेट ही नहीं, मिसाइलों का जखीरा है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। फलक 1 जिसकी रेंज 11 किलोमीटर तक है, शाहीन 1 13 किलोमीटर तक मार कर सकती है, फज्र 3 मिसाइल जो है 33 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकती है, खैबर 1 की रेंज इससे ज्यादा है 100 किलोमीटर, जबकि फतेह 110 मिसाइल 300 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है। इसके साथ स्कड की मारक क्षमता है 500 किलोमीटर। वहीं कत्यूशा 4 रॉकेट लॉन्चर है जो 40 किलोमीटर तक हिट कर सकता है, और फज्र 5 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, 75 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकता है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के पास एंटी शिप मिसाइल है जिसके डर से अमेरिका अपने वॉरशिप को कवर दे रहा है। हिजबुल्लाह के पास मौजूद इन मिसाइलों की रेंज इजराइल के शहरों में तबाही मचाने के लिए काफी है। यही डर आईडीएफ को भी है। सेना ने बयान जारी करके हिजबुल्लाह कहा है कि हिजबुल्लाह अगर हमारा इम्तिहान लेगा तो जवाब घातक होगा। लेकिन अब खबर उस महाअस्त्र की जिसकी एंट्री जल्द ही युद्ध के मैदान में होने वाली है। इजराइल अब हमास के रॉकेट का जवाब मिसाइल से नहीं बल्कि इस महा हथियार से देगा, और आप जानकर हैरान होंगे, इजराइल ऐसा पहली बार करेगा। पहली बार आधुनिक तकनीक से लैस महा हथियार दुश्मन के हथियारों को हवा में नष्ट कर देगा। नाम है आयरन बीम। बड़ी खबर यह है कि युद्ध के दौरान इसका टेस्ट सफल रहा है। ऐसे में इसकी ताकत, क्षमता और भी कई जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन पहले टेस्ट के दौरान आयरन बीम का एक्शन देख लीजिए। एक, 2, 3, 4 और फिर एक साथ सैकड़ों रॉकेट, मोर्टार। ऐसा लगा जैसे हमास ने रॉकेट और मोर्टार की बारिश ही कर दी। लेकिन दूसरे ही पल इजरायली आयरन बीम ने काउंटर अटैक वाला जवाब भी दिया। चंद सेकंड में ही दुश्मन के सैकड़ों बारूदी प्रहार नाकाम हो गए। इस महा हथियार को इजराइल का लेजर योद्धा भी कहा जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है। युद्ध के दौरान इजराइल ने टेस्ट के लिए ही सही अपने आयरन बीम लेजर पॉइंट डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया, और इसने दुश्मन के ड्रोन्स, रॉकेट्स, मोर्टार को आते देखकर ही आसमान में खत्म कर दिया। खबर है कि इससे हमास के रॉकेट मार लड़ाके हैरान परेशान हैं। आयरन बीम के एक्शन की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। अब आपको ये ख्याल आ रहा होगा कि इजराइल के आयरन डोम वाली ताकत के बारे में तो सुना था, उसका एक्शन भी देखा, लेकिन युद्ध के 10 दिन बाद अचानक आयरन बीम से जुड़ी खबर और तस्वीर कैसे आने लगी। ऐसे में आपके जहन में यह भी सवाल होगा कि यह काम कैसे करता है, ऑपरेशन को अंजाम कैसे देता है। तो इस पर पूरी रिपोर्ट देखने से पहले समझ लीजिए कि इजराइल की तरफ से ना एक गोली चलेगी, ना तोप के गोले दागे जाएंगे, और हमास के रॉकेट हवा में ही खत्म हो जाएंगे, वो भी कुछ ही सेकंड में। मतलब ये कि जहां भी आयरन बीम तैनात होगा वहां इजराइल की सेना को फायरिंग करने की भी जरूरत नहीं होगी, और आयरन बीम करारा जवाब देता रहेगा। न सिर्फ जवाब देगा बल्कि हमास के बारूदी प्रहार को कुछ ही सेकंड में मिट्टी में मिला देगा। सुना आपने, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का यह दावा ही आयरन बीम की ताकत बताने के लिए काफी है। लेकिन आपको बता दें, क्या
आयरन बीम दुनिया का ऐसा पहला एनर्जी वेपन सिस्टम है जो 4 से 5 सेकंड में टारगेट को तबाह करने की शक्ति रखता है। आयरन बीम 100 किलोवाट क्लास का हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम है। लेजर से ही दुश्मन के मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, मोर्टार को मार गिराता है। रेंज भी जबरदस्त है। 100 मीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक दुश्मन के हथियार को मारकर गिरा सकता है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी रेंज 10 किलोमीटर तक भी है। आयरन बीम अचूक मार करने में भी माहिर है। यही वजह है कि बिना समय लिए लगातार मिसाइल, मोर्टार और ड्रोन्स को मार गिराता है। इसकी एक और खूबी सबसे आधुनिक है। आयरन बीम जवाब देने के लिए अनलिमिटेड मैगजीन का इस्तेमाल करता है। मतलब जैसे गन में मैगजीन खाली होने के बाद गोलियां फिर से लोड की जाती हैं, इसमें ऐसा नहीं है। जितना मन करे उतना दागो, यानी इसकी मैगजीन खाली नहीं होती। बस इसे बिजली की सप्लाई लगातार मिलती रहनी चाहिए। सबसे दिलचस्प जानकारी ये है कि आयरन बीम न सिर्फ एक बल्कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ ऑपरेट होता है। अलग अलग सिस्टम के साथ चलाया जा सकता है। लेकिन अब वापस जाते हैं 7 अक्टूबर की कहानी दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए अब आप। हमास के आतंकी किस तरीके से यहां पर बर्बरता करते हैं, और इसीलिए पूरी वॉल दिखाई है विजय। 190 सेकंड की बर्बरता। 7 अक्टूबर की वो बर्बर तस्वीरें जो आपने अभी तक कहीं नहीं देखी होंगी। यही वो दिन था जब हमास ने इजराइल के किबुत्स में घुसकर कहर मचाया। किबुत्स का कहर मचाने वाला कमांडर तो मार दिया गया है। उस दिन का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव वीडियो आप सिर्फ टीवी 9 पर देख रहे हैं। 190 सेकंड का रोंगटे खड़े कर देने वाली यह तस्वीर है जिसे इजराइल की सेना ने जारी किया है। आप देख सकते हैं कि कैसे हमास के लड़ाके गोलियों की बौछार कर रहे हैं। हर तरफ बारूद ही बारूद है। गोलीबारी रुकती नहीं दिख रही है। रॉकेट लेकर वो खुले रेगिस्तान में घूमते दिखते हैं। इजराइल के एक रिहायशी इलाके में जब वो पहुंचे तो पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोलियां चलाते हैं। घरों के बाहर खड़े होकर वो फायरिंग कर रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं ताकि उनको मौत के घाट उतारा जा सके। टीवी 9 रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरामैन निशांत भी इस जगह पहुंचे, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले दहशत के वो पल आपकी आंखों के सामने आने वाले हैं। सिर पर हमास की हरे रंग की पट्टी और हाथों में भारी भरकम हथियार। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब 7 अक्टूबर को उसके लड़ाके इजराइल में घुसकर तबाही मचाने के लिए रवाना हुए थे। मोटरसाइकिल पर बैठे ये लड़ाके हाथ लहराते हुए फुल स्पीड में इजराइल की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वो बॉर्डर के पास पहुंचे तो कुछ नीचे उतर गए। तब तक वहां लगे बाड़ भी काटे जा चुके थे, यानी इजराइल में उनकी एंट्री का रास्ता क्लियर था। अंदर घुसते ही ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज आने लगी, गोले दागे जाने लगे। लॉन्चरों से लैस हमास के हिटमैन शहर के अंदर दाखिल हुए तो फिर गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। इजराइल के निर्दोष लोगों पर वो कहर बनकर टूट पड़े। रिहायशी इलाका गोलीबारी से थर्रा उठा। गाड़ियों से कहीं कोई भाग ना जाए इसलिए उन्होंने कार के टायरों को टारगेट किया। जब कोई नहीं मिला तो हथियार लहराते हुए आगे बढ़े, गोलियां लोड की और फिर सीधा टारगेट किया। एक घर की खिड़की जब नहीं खुली तो चाकू का सहारा लिया। फिर कमरों के अंदर घुसकर लोगों की तलाश करने लगे। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी तरह घंटों तक उन्होंने दहशत फैलाई, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। ये वीडियो भी उन्होंने ही शूट किया। हालांकि हमास के इन लड़ाकों को इजरायली सुरक्षा बल के जवानों ने वहीं ढेर कर दिया। अभी आपने जिन दहशतगर्दों को देखा वो जिस जगह दाखिल हुए थे और जहां जहां उन्होंने क्रूरता की, वहां जान जोखिम में डालकर हमारे संवाददाता सुमित और कैमरामैन निशांत भी पहुंचे हैं। उन्होंने हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी देखी। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी बताती हुई वहीं से।
जिस जगह हमास ने तबाही मचाई उस जगह TV9 पहुंचा, जहां आज आर्मी के अलावा कोई नहीं है। 7 अक्टूबर को इन्हीं घरों में हमास ने तांडव मचाया था। अंदर घुसे ये हमास के मिलिटेंट्स और उन्होंने क्या बर्बरता की, ये हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। देखिए उस समय ये ज़्यादातर लोग अपने घरों में थे। हालांकि कहा जाता है कि इन घरों को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। सारे घर आपको खाली मिलेंगे, कोई शख्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और अब अगर आप देखें कि चारों तरफ ये पूरे गांव में, ये आखिरी गांव है, आपको एक शख्स भी यहाँ मौके पर नहीं मिलेगा। सारे गांव खाली कर दिए गए हैं, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। 10 की 10 चीज़ें ऐसी ही पड़ी हैं घर के अंदर, उनकी चीज़ों के अंदर। और देखिए अभी इसको टेक ओवर कर लिया है फोर्सेस ने। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि गाजा बॉर्डर के बेहद करीब इजराइल का ये इलाका कभी गुलजार हुआ करता था, लेकिन आज इन घरों के अंदर कोई नहीं है। अगर है तो सिर्फ तबाही के निशान। ये वो गले काटने वाली जो चीज़ें हैं, अगर आप देखें ये चाकू हैं और ये बड़ी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि फोकस करें और दिखाएं कि देखिए ये वो वेपन्स हैं जिनसे गले काटे गए, जिनसे मारा गया लोगों को। और ऐसे ही घरों के अंदर मैं आपको ले जाकर दिखाता हूँ जहाँ पर आपको खून के सने हुई चीज़ें आपको लोगों, देखिए आप जो बीच में उनके आपस में झड़प हुई होगी, जो चीजें हुई होंगी, सारे घर ऐसे ही खाली पड़े हैं, कोई नहीं है इन घरों के अंदर। हम वहां भी पहुंचे जहां खिड़कियों के शीशे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश हुई थी। इसी का एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। आप जरा ध्यान से देखिएगा। किबुत्स में ये देखिए जरा, आप फुल फ्रेम पर ये वीडियो दिखाइए जरा। ये देखिए हमास के आतंकी किस तरीके से, मैं चाहूंगा लोकेशन में लिखिए जरा 7 अक्टूबर का एक और वीडियो, किस तरीके से गोलीबारी की, एक एक घर को ढूंढकर गोलियां चला रहे हैं। ये आतंकी है। इसीलिए एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ये 10/9/11 के बराबर है। अपनी मैगजीन को वापस लगा रहा है और ढूंढ ढूंढ कर, ये देखिए जरा। अब इजराइल हमास युद्ध की वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जो बेहद दर्दनाक है। बेहिसाब बम बारूद से अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजरायली फोर्सेस के जवाब हमले में गाजा पट्टी का बड़ा इलाका बर्बाद हो चुका है। गाजा पट्टी से आज एक वीडियो आया जो बहुत ही दर्दनाक है। एक छोटे से बच्चे का ये वीडियो आप देखेंगे तो गाजा पट्टी में हुए खून खराबे और तबाही का आपको अंदाजा होगा। गाजा पट्टी से आई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 24 सेकंड की ये युद्ध की सबसे दर्दनाक तस्वीर है। गाजा के एक अस्पताल में घायल मां स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ी है। महज 1 फीट दूर उसका मासूम बेटा स्तब्ध खड़ा है। उसके एक पैर में चप्पल है तो दूसरा खाली है। एक हाथ जख्मी है, उस पर पट्टी बंधी है। खुद हमलों से डरा सहमा है, लेकिन जिद है कि मां को ठीक करना है। चंद सेकंड बाद ही डॉक्टर जब मां को इलाज के लिए लेने आते हैं तो वो उन्हीं नन्हे हाथों से स्ट्रेचर पकड़कर मां को सहारा देता है। ये तस्वीर देखकर यकीन मानिए कलेजा मुंह को आ गया। क्या कहेंगे इस त्रासदी को? जिन नन्हे हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उसने मिसाइल हमलों को देखा। जिसका बचपन खेल कूद में बीतना चाहिए था, वो बारूद के बीच खड़ा है। यकीन मानिए ये तस्वीर देखकर हम निशब्द हो गए और दुनिया से सवाल पूछा, क्या मासूमों का ये दर्द बदला लेने का जुनून रखने वालों को नहीं दिखता? हमास अपने ही फिलिस्तीनी भविष्य का ये हश्र देखकर खामोश क्यों है? इजराइल को गाजा में मासूमों के छलनी शरीर क्यों नहीं दिखते? खुद को सुपर पावर कहने वाले देश इस मासूम के आंसू क्यों नहीं पोंछते? शायद ऐसी ही दिल चीरने वाली घटनाओं के लिए दुष्यंत कुमार ने कभी लिखा था, कौन शासन से कहेगा, कौन पूछेगा, एक चिड़िया इन धमाकों से सिहरती है। अब तक इस लड़ाई में कितना खून बह चुका है, आपको इसके बारे में बताते हैं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों में अब तक 2750 लोगों की जान जा चुकी है। घायलों की संख्या 9700 के ऊपर है। गाजा पट्टी में मरने वालों में 724 बच्चे, 458 महिलाएं
और 2700 लोगों में करीब आधे बच्चे और महिलाएं हैं। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। इजरायली रक्षा मंत्री की बड़ी चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर, हमास से जंग लंबी चलेगी, जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आइए अब देखते हैं भारत के अलग अलग राज्यों की खबरें। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह। राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन में हुए शामिल। जनसभा में कांग्रेस पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ से पश्चिम बंगाल के सियालदा गए गृह मंत्री अमित शाह। राम मंदिर थीम पर बने दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। बोले, प्रार्थना करूंगा बंगाल से भ्रष्टाचार अन्याय खत्म हो। मिजोरम के आइजोल में राहुल गांधी की पदयात्रा, भारी संख्या में लोग जुटे। भोपाल में कमलनाथ के घर जुटी नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़। कई सीट पर दिए गए प्रत्याशियों का किया गया विरोध। जयपुर में टिकट कटने वाले कई बीजेपी नेताओं के समर्थक नाराज। पार्टी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन, प्रत्याशियों के खिलाफ नारे लगाए। नोएडा के निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली, मनिंदर पंढेर की फांसी पर रोक। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट की सजा को किया रद्द। महाराष्ट्र के अहमदनगर में ट्रेन के 5 डब्बों में लगी भीषण आग। सभी यात्री बाल बाल बचे। ट्रेन में आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। महाराष्ट्र के चिपलून में निर्माणाधीन फ्लाईओवर टूटकर गिरा। फ्लाईओवर गिरते ही सुनाई पड़ी तेज आवाज। इधर उधर भागने लगे लोग। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुई बर्फबारी। पुंछ में यातायात प्रभावित। मौसम विभाग का दावा, तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट।